वेलकम। आप सुन रहे हैं हाई बॉस, ब्रॉट यू बाय और कैसे हो डॉक्स ऑफ प्रोडक्शंस। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विदिशा वल्लभ, एमडी कम्युनिटी मेडिसिन। हेलो मैम। हाय अगेन। और हमारे साथ हैं हमारे को होस्ट निसाल्या। हाय। हाय निसाल्या। सो मैम, आई थिंक अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया वो आया मैम, आप एनिमे देखते हैं? अरे बहुत बड़े पैशन के साथ, मतलब दिस इज द लव ऑफ माय लाइफ। तो मैम लाइक ये हॉबी कब डेवलप हुआ है? लाइक बचपन से थी मतलब बिकॉज आई हैव बीन एन एविड रीडर बहुत Okay. ज़्यादा। मतलब आई हैव माई ओन लाइब्रेरी, yes. I have thousands of books. So I have my own library at home. I have my own library here, and that included manga too. Okay. Because शुरू से ही मतलब मुझे था पैशन। मेरे पेरेंट्स बहुत पढ़ाते थे हम लोगों को। वो खुद प्रोफेसर्स हैं दोनों। सो मेरे घर में बुक्स के अलावा कुछ नहीं था, एंड वी वर फ्री टू रीड एनीथिंग। तो हर जॉनर पे जंप किया, जो मिलता था वो पढ़ती थी। अभी भी मेरी यही आदत है, मुझे जो मिलता है मैं वो पढ़ती हूँ, मैं कुछ नहीं छोड़ती। तो वहीं से वो जो पैशन था ना वो स्टार्ट हुआ। वो पहले बुक से वो मूवीज़ में ट्रांसलेट हुआ, बिकॉज पहले पढ़ा फिर उसको स्क्रीन पे देखना। ऑफ कोर्स हमारी इमेजिनेशन बेटर होती है, वो उतना अच्छा ट्रांसलेट नहीं कर पाते, बट देन द सर्च फॉर बेटर लेड मी टू एनिमे, एंड आई वाज अ किड एट दैट टाइम। तो उसमें उस एज में जितना मुझे मिल सकता था वो मैं ऑफ कोर्स ढूंढती थी इधर उधर से, कहीं से देखने को मिल जाए, फ्रेंड्स से मांग लेती थी। एंड देयर वी हैड स्टोर्स, स्मॉल स्टोर्स जो लेंड कर देते थे हमें एनिमे या कुछ ऐसा। मुझे कहीं से ऑप्शन मिल जाता था, कोई बाहर से आ रहा है तो वो उनसे डीवीडी मंगा लिया या कुछ ऐसा कर दिया, शेयर कर लिया। तो आई वॉज वेरी हंग्री फॉर इट ऑल द टाइम। फिर जब आई गॉट माई ओन लैपटॉप, फिर तो दुनिया चेंज हो गई। और फिर जब, सॉरी टू से ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मुझे टॉरेंट के बारे में जब पता चला, दिस वाज मतलब वो तो मुझे लगा कि आई एम इन सम अनदर वर्ल्ड। तो बुक्स, ई बुक्स मतलब ई बुक्स हो गए, वीडियोस हो गए, आई डोंट नो, आई जस्ट वेंट मैड एट दैट टाइम। तो मेरे तो कंट्रोल से ही चला गया, मतलब इतना मैं इतना ज़्यादा सर्व करने लगी थी। तो वहीं से बस पैशन स्टार्ट हुआ। जिब्री का इंट्रोडक्शन जो था, थोड़ा जिब्री आप एक्सप्लेन कर दें, जैसे मैं बहुत अच्छा ओके। स्टूडियो जिब्री जो है, इट इज़ एनिमेशन स्टूडियो इन जापान, राइट। सो इनकी जो मूवीज होती हैं दे आर लैंडमार्क, मतलब देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट। वो इट इज़ द वर्ड, ओके, इट इज़ द वर्ड। सो यशराज। जापानीज जो भी एनिमे है वहाँ का, आप उधर कोरियन या जापानीज देखें, कोई भी एनिमे उधर का देखें, स्टोरी लाइन, आई मीन आई डोंट वॉच यूएस या उधर से मैं नहीं देखती हूँ, बिकॉज आई डोंट एंजॉय इट। आई डोंट वॉच डिज्नी, आई डोंट एंजॉय इट। ओके। सो मतलब if you watch movies like Millennial Actress or say which one was the last one, any of the Ghibli movies, Princess Mononoke, or maybe which one was this, I'm sorry, My Neighbor Totoro. Yes. So any of these beautiful storylines, something that you might have experienced in your life, something जो शायद आपने एक्सपीरियंस नहीं किया हो, बट आपको लगेगा, आप उसे रेमिनिस करोगे, you will think about it, you will feel sad when it ends. Okay. It is so, it tugs at your heart so much. आपने चाहे वो फीलिंग एक्सपीरियंस नहीं की हो, बट उस एनिमे को देखकर आपको लगेगा I've been through it and I'm hurt or I'm feeling for it. तो ऐसी जो वो ब्यूटी जो आती है ना, and the music, जो Hisaishi has been the standard in nearly all the Ghibli movies. And the world he has created, you sometimes listen to his playlist or his live or the live thing he did, playing the movie, playing the scenes, and the whole of his band was there, the symphony, everybody was there, and they played the live music. I mean, it's my dream to visit Studio Ghibli in Japan someday in my life. मैं मतलब क्या बोलूँ, I'm overwhelmed whenever I think or talk about it. The first movie that I watched was which one was that? Away. Which one was that? Spirited Away. I'm so sorry. I'm bad at remembering names. So that was the first movie I watched, and I didn't know what to do with myself after that. मैं क्या देखूँ अब? क्या देखूँ इसके बाद? क्या कुछ कंपेयर कर पाएगा इतना? क्या कुछ इतना अच्छा हो पाएगा
इस मूवी के स्टैंडर्ड का कुछ होगा. Look at the detail in the animation, the food Yes, stalls they had made, Yes, the beautiful bathhouse. Oh my God, it is a beautiful story. Do watch it. Okay, I will. Do I watch will, it. I will. I mean, you should not miss it. तो उसका आप स्टोरी लाइन देखो. एंड आई रिमेंबर आई हैड सीन, जब मैं छोटी थी मैंने शायद उसे कभी देखा था, बट वो मेरे एक सबकॉन्शियस माइंड में वो ड्रैगन रह गया था. स्पिरिटेड अवे में जो था वो ड्रैगन मेरे कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रह गया था. एंड व्हेन आई सॉ इट, मतलब इट वाज लाइक, वो सच में बहुत ड्रामेटिक सीन था. जब मैंने उसे देखा, ऐसा मैंने इसको देखा, आई वाज लाइक लिटरली लाइक दैट लियोनार्डो डिकैप्रियो मीम दिस एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. फिर तो आई devoured the whole thing up. मतलब मुझे कहीं से भी मिल जाए. The next was House Moving Castle. And I am still mad about Howl. I mean, I love that guy. I love his drama. The way he acted when his hair changed, because his hair was the only thing that he loved about him. And his beautiful room. जो सोफी जब उसका रूम विजिट करती है, and he's like despondent कि मुझे नहीं जाना है. And everything, each and everything about it was beautiful. The storylines are just so amazing. I don't know how he comes up with them. I don't know how does that studio come up with such beautiful stuff. Yes, ma'am. It is just simply amazing. You're just nodding yes. Class thing chal rahi hai. I totally relate to that, because these movies, they basically make you feel nostalgia for things you Never even experienced in your life. Now I don't know a dragon. Or in fact a wizard, I don't know Yes, them, but I fell in love with that guy. Yes, I was like, ये तो मेरी जिंदगी है. मतलब this is something I'm going to watch over and over again. And actually I do that. I still have that habit. I don't know if you guys do that, but if I'm cleaning up or something, मैं अभी भी बहुत करती हूँ. और मैं किसी monotonous job में हूँ जिसमें मुझे बहुत attention pay नहीं करना है. This movie will be, House Moving Castle will be playing in the background and I'll be working. And another thing that you can do if you're in a monotonous job, which is listen to a podcast. Oh, definitely. Your podcast. So, yeah. But yes, ma'am, I also like rewatch some movies when I'm cleaning my hard drive or something, and I come across this movie and I'm like, oh yeah. I can sit down for like 2 hours and just relax and watch this Exactly. So many movies have been inspired. Have you seen Paprika? Paprika is the one that inspired Inception. Yes, ma'am. Yes. Okay. It's a very cerebral movie, if I recall. Is it about an actress? नहीं, that was Millennium Actress. Yes. तो but मतलब ऐसे आप अगर थोड़ा हट के भी देखेंगे, like the Tokyo Grandfathers, yes, the Tokyo Grandfathers, oh my god, that was also an amazing movie. So and be it Inuyasha, कोई भी हो, मतलब I am just so crazy about anime. So this is like my first stop for it. मुझे पहले अगर कुछ देखना है तो first choice anime रहती है. इसलिए I don't tend to gel with people of my age. Like उनका क्या था, ये कार्टून देखती है, अरे भैया that is not cartoon, don't do that, don't disrespect anime, okay? Yes, ma'am. So that is why I usually don't find people to watch movies with me, so it gets very boring. So that is why I shared movies with you guys a lot. Yes, And in fact I think मैंने एक दो बार live वो भी रखा था session कि I'll play and you guys watch. So because I get so bored and I want to talk about that movie with someone and I never find anyone, so that gets very boring for me. And that also kind of reflects that you have a very a practical and hands-on approach to teaching. Oh, that's Like, so yes, sweet ma'am. of you. Like I recall that you gave us an assignment about which media or which movie have you consumed which relates to environmental Okay. damage or something. Yeah. And you replied to everyone. Yes. Because I read through each of your Yes. answers because I wanted to, be sure that you actually read my question and thought about that movie or book. Yes, Not ma'am. simply copy pasted from Yes, somebody else. So yes, I had to make sure that you guys actually did something about my assignment. I'm very particular about such things. Yeah. It was a very interesting assignment because मैं आपसे पढ़ रहा था and I just and I had watched Toho's Godzilla and I thought this is technically something about Right. environment because of the I remember your answers from the class too. Like जो तुम करते थे उसमें डालते थे. Yes, and I always, that is why I remember your name, Nisal. Because I remember your answers. Yes. So मैम इसी से हम आते हैं कि फिर for example
how did you become a doctor? Like, how did you become this? How did MBBS happen then? How did MBBS happen? See, it happened like it happens for every middle class child. Okay. It was by default. Yes, ma'am. So I had not thought about it. The problem with me is that I love to read, and sorry, not being humble here, but I was good at everything. I was a published poet when I was in 5th standard. Nice. I love poetry. I do write. I still write. English? Yes, English both. Okay. So both Hindi and English. So I loved to write poetry. I loved reading poetry. I loved reading books. I was good at biology. I was equally good at history. I was equally good at English. So I was scoring everywhere. And तो अब जब when it came to selecting, because I was in CBSE and it came to selecting a subject, so I was not very sure. But yes, at one point biology always influenced me, and my love of watching television at that age. Okay. I enjoyed watching Discovery a lot because it was a new channel at that time, and that was what I was allowed to watch. Yes. So there was a specific show called Forensic Scientists on that. Okay. And I was crazy about that show. And in fact, I made a report on that show in my classroom also, like to educate all the students to watch that show. So that is where my passion came. I wanted to be a forensic pathologist. I thought कि this is something, but I didn't realize that something like this doesn't happen in India. ये इंडिया में नहीं होता है, ये मुझे नहीं पता था. आई थिंक हम सबका कहीं ना कहीं ड्रीम रहा है, चाहे वो फोरेंसिक साइंटिस्ट हो या शर्लॉक हो या बहुत सारी मर्डर मूवीज, मर्डर शोज ऐसे हैं कि हमें लगता है कि यस ये कितना कूल है. तो जब वो डीएनए से निकालते थे चीजें, फिंगरप्रिंट्स बताते थे और बॉडी फ्लूइड से ऐसे केसेस क्रैक करते थे, I was like, this is something I want to do. I will be able to do it, I'm sure. And then my father was like, अच्छा तुमको बायोलॉजी, उनको यही समझ आया because both my parents are Hindi professors. तो उनके लिए अगर मैं आर्ट्स में कुछ बोलती तो वो अलग मैटर था. मैंने जब साइंस की तरफ बोला तो they thought बायोलॉजी, उनको वही लगा. तो I was given books as usual कि जो किताब लेनी है ले लो. और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, and I used to read everything, devour everything that came in my way. And I did well. तो ये एक sort of ना डिफॉल्ट बन गया कि चलो इसने बायो ली है तो डेफिनेटली ये डॉक्टर बनेगा. वो मैंने सोचा नहीं था. मैथ्स मुझे कभी बहुत पसंद नहीं रही है, तो if I worked hard in it, I performed well. I was pretty good in maths in 10th standard, but उसके बाद मैंने छोड़ दी because I had never had a real interest in that. तो तब ये कुछ डिफॉल्ट सा हो गया कि हाँ, क्योंकि मेरी बड़ी बहन इंजीनियर थी, she had भी, मतलब उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था बोर्ड्स में भी और कॉलेज में भी, एंड शी इज ऑलवेज बीन अ टॉपर. तो मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था जो मैंने खुद अपने ऊपर इम्पोज किया था. पेरेंट्स की तरफ से शायद उतना नहीं था, बट आई वाज लुकिंग एट माय फैमिली, माय पेरेंट्स, बिकॉज दे वर हाई अचीवर्स. वो दोनों अचीवर्स रहे हैं, मेडलिस्ट रहे हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में. मेरी बड़ी बहन अचीवर रही है, तो मुझे भी लगता था कि यार मैं थोड़ी लूजर टाइप हूँ. मुझे बहुत लगता था, ये फील होता था बचपन में ना कि मुझे when you're looking at your sister, she's beautiful and she's very well educated, it's like, yeah, I have to do something in life. Nothing. तो मुझे बड़ा encourage किया गया कि you're good at this, you're good at biology, you're good at you take this up. I ideally okay. तो मुझे यही encourage किया गया कि you're good at biology, तो you should become a doctor. Although I could also have taken up zoology, could have taken up botany and done stuff there too, but ये by default हो गया. और तब मैंने उतना सोचा नहीं. मैंने कोचिंग भी कर लिया, मैंने तब भी एक्चुअली इतना नहीं सोचा कि मैं क्यों कर रही हूँ. बट एक माइंड में ये रहा कि हाँ, इसके बाद हम फोरेंसिक साइंस लेंगे. ये एक बैक ऑफ माइंड में ये फिर भी चलता रहता कि इवन इफ ये बड़ा टॉर्चरस सा हो रहा है सब कुछ, प्रेपरेशन वगैरह, एंड आई एब्सोल्युटली हेट इट एंड एवरीथिंग, बट चलो ये जब हो जाएगा आई विल डेफिनेटली टेक अप फोरेंसिक साइंस. तो ये बैक ऑफ माइंड में शायद ये मुझे पुश करता रहा कि नहीं, कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं. तो बिकॉज आई वॉज अ वेरी लेड बैक किड, मेरे मार्क्स पहले आ जाते थे. आई हैव ऑलवेज बीन वेरी लेड बैक व्हेन इट केम्स टू स्टडीज. मतलब मुझे ये था कि स्कोर बोर्ड तो देखा जाएगा, पता होना चाहिए क्या चीज़ है, नॉलेज होनी चाहिए, मार्क्स तो आते रहते हैं. तो वो ही मेरा फंडा हमेशा से शुरू से ये रहा है कि वो बहुत जगह नुकसान भी हुआ है उससे, बिकॉज आई टेंड टू प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस. तो उससे नुकसान भी बहुत हुआ है, बट या मेरा मन में व्हाट इज लाइफ विदाउट प्रोक्रेस्टिनेशन. तो मेरा हमेशा यही रहा है कि चलो
पढ़ लेते हैं, हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. So I'm not very worried about it. तो मैम आपका इंटरेस्ट था फोरेंसिक साइंस में, सो हाउ डिड यू लैंड अप इन कम्युनिटी मेडिसिन? बड़ा ना टॉर्चरस सा वो था ये. तो MBBS में मैंने लाइफ मतलब बहुत इन्जॉय की, बड़ा मज़ा किया, ये सब किया. और फोरेंसिक में तब भी बहुत अच्छा स्कोर किया. मतलब उनके मुँह से क्वेश्चन निकलता नहीं था, मेरे मुँह से आंसर पहले निकल जाता था. ये वाली हालत थी. आई एब्सोल्युटली इन लव विद द सब्जेक्ट एंड आई परफॉर्म रियली वेल इन एग्जाम्स. एंड सोच लिया था यही करना है. फिर जब पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी मेडिसिन जो था, इससे जब एक्सपोजर हुआ, शुरू में देखो फर्स्ट सेकंड ईयर में ना उतना पता नहीं चला था हमें भी, बिकॉज कि क्या सब्जेक्ट है. तब बाकी सब्जेक्ट्स का इतना प्रेशर होता था. ये पढ़े तो ये तो अब हम तुम लोग को प्रेशराइज करते हैं ना, मेरे लाइफ बट क्या करें बेटा, पढ़ाना तो है आपको. सो एट दैट टाइम ना बड़ा मतलब उतना शायद हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में, हमारे कॉलेज में उतना ध्यान नहीं दिया जाता था. बाकी सब्जेक्ट से बड़ा प्रेशर रहता था. तो फर्स्ट ईयर में जो था, आई रिमेंबर देयर वाज अ फैकल्टी, शी इज इन WHO नाउ. ओके. तो तब उन्होंने अपना रिसेंटली PG कंप्लीट किया था एंड उन्होंने हमारा फर्स्ट लेक्चर लिया था. एंड व्हेन आई सॉ हर आई वाज लाइक बोल्ड ओवर. तो उन्होंने बोलना शुरू किया. मतलब सब लोग ना एनाटॉमी चाहे फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये शी वाज टोटली चिल अबाउट इट. मतलब कैसा तुम्हारा आउटलुक होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ क्यों अच्छी है, हम लोग एक्चुअली करते क्या हैं. तो मतलब उन्होंने इतना मुझे एक वाइड व्यू दिया ना लाइफ का. तो एट दैट टाइम ना मुझे एक वो चीज़ मुझे याद रही हमेशा कि व्हेनेवर यू स्टडी अ सब्जेक्ट, उनका भी खुद का ऐसा मोटा था, टेक अ बर्ड्स आई व्यू. मतलब एक पहले ऊपर से, और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, सिट बैक एंड टेक अ व्यू, हो क्या रहा है, फिर डेप्थ में जाना. तो उनसे मुझे लगा, और ये बात मुझे याद रही. तो मे बी फर्स्ट सेकेंड ईयर में उतना ध्यान नहीं दिया, बट व्हेन इट केम टू थर्ड ईयर हमारे HOD चेंज हो गए. तो अब तक जो बहुत ही लेगडेजिकल मोड चल रहा था, सब लोग चिल कर रहे थे, वो ख़त्म हो गया था. तो हम लोग पूरे जो HOD थी वो बड़े ही अटैक मोड में आई थी, और हमें इंश्योर कर दिया गया था कि हम सब फेल हो जाएंगे. तो हम लोग काफ़ी डर गए थे उस वक्त कि अब तो सप्ली लग जाएगी, जो कभी नहीं हुआ लाइफ में, वो इस बार होने वाला है. इस बार सप्ली लगने वाली है. और पूरा बैच डर चुका था. एंड हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ पढ़नी शुरू कर दी. लास्ट के 6 महीने बचे थे एंड हम लोगों ने किताबें उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया. तो इससे पहले टीचर्स का ना जो जैसा पढ़ाया गया था वो बड़ा मोनोटोनस मोड में था, कि वो खड़े होकर लेक्चर लिखवा रहे हैं, हम उनका अक्षरशः सब कुछ लिख रहे हैं, कॉपी पेस्ट चल रहा है. तो जब वो आई और हमें पता चला अभी कोई नहीं पढ़ाने वाला है, खुद ही करना है, तो किताब खुलनी शुरू हुई. तो नोट्स बंद हुए, किताब खुलनी शुरू हुई. और जब आप लोगों को वो किताब पसंद नहीं है, बट जब मैंने पहली बार पाक उठाकर देखी तो मतलब मुझे बहुत बड़ा ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक्चुअली वो कर रहा है, बता रहा है जो मुझे करना है. ये एक्चुअली वो चीज़ बता रहा है. तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा. मैंने कहा दे आर केयरिंग अबाउट what I actually care about. They want to take care of people. The community, like सबका उत्थान एक साथ करने की कोशिश करी जा रही है. यहाँ पर 1% पर फोकस नहीं किया जा रहा है. तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कि यार ये मतलब एक केस पर ही बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो गए हैं. दे वांट टू हेल्प द सोसाइटी, द कंट्री एज अ होल. तो दिस वाज वेरी इम्प्रेसिव फॉर मी. मतलब मैं बड़ी इम्प्रेस हो गई इस वक्त सब्जेक्ट से. एंड उन्होंने पार्क में जब मैंने टॉपिक्स पढ़ने शुरू किए, somehow शायद मेरा उसके साथ नेचुरल कुछ था कि मैंने वो चीज़ें मैंने जैसे जैसे चीज़ें पढ़ी मुझे समझ भी आ गई. आई डिड नॉट नीड अ टीचर एट दैट टाइम, एंड थैंकफुली. और मुझे वो सारी चीज़ें समझ आने लगी कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ये. और मैंने खुद अपने नोट्स बनाने शुरू किए. तो आई गॉट अ प्रिटी गुड व्यू ऑफ द सब्जेक्ट एट दैट टाइम. एंड जब मैंने इसका फाइनल एग्ज़ाम दिया, आई परफॉर्म रियली वेल. मतलब आई हैडंट एक्सपेक्टेड, मुझे समझ तो आ गई थी चीज़ें, बट मुझे ये नहीं लगा था कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर लूँगी. बट मैंने एग्जाम्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब somebody actually praised me, the teacher praised me that you've done well because I answered her unexpected questions. और हम लोग का वाइवा तुम्हारी तरह यहाँ नहीं होता था अंदर. I was in field. तो I still remember that experience. I had an adolescent boy at that time. तब मुझे वो मिला था केस, वो केस मुझे आज भी याद है. And this was the first time I had seen that kid. और ये मैं उस केस को पहले नहीं जानती थी. तो हमारे साथ ऐसा ही होता था जैसे पीजीज के साथ होता था. तो दिस वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर अस. हमें फील्ड में छोड़ दिया था और हमें 1 घंटा दिया गया था. एंड फिर HOD ने राउंड्स लगाने शुरू किए थे. तो मेरा वाइवा बहुत अच्छा गया था. और मुझे लगा कि यार ये सब्जेक्ट में बात बन सकती है. दिस ऑल्सो लुक्स गुड.
अपार्ट फ्रॉम फोरेंसिक ये भी एक अच्छा ऑप्शन है और इसके बारे में सोचा जा सकता है. तो बस ऐसे ही इसकी पब्लिक हेल्थ की स्टोरी शुरू हुई. आपने मेंशन करा कि लाइक पार्क लोगों को पसंद नहीं है. हाँ. I'll disagree there because मैं actually second year में जब हमारा code का time चल रहा था, I got into political theory proper, तो as a pastime. So recently because जैसा कि आपने बोला सारे लोग third year में पार्क पढ़ाते हैं, उससे पहले हमें पता भी नहीं होता पार्क्स क्या है, but like फिर जब पार्क के through ऐसे पढ़ते हो without any pressure of Right. Actually, this is how the book should be read. Yes. मतलब it is a very मतलब it I think of it as a reflection of India. Exactly. Very good. And मतलब उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो फिर उसमें stereotypes भी हैं sort of जो राइटर के हो सकते हैं वो दिख रहे हैं. उसमें public health के programs भी हैं जो मुझे लगता है कि हाँ this is how India should be. And मतलब we all know the reality, but that is a very interesting read. Exactly. In the first time. So जब पढ़ने का उसका प्रेशर होता है ना, नोट्स बनाने और आंसर लिखना है, don't read the book like that. Yes. Because this is how I see mostly everybody reads that. और वो शायद 1-2 पेज के बाद ही बोर होकर वो मैं कंपेनियन का नाम नहीं लूंगी because I know that person, but वो कंपेनियन बुक उठा लेते हैं. Exactly. तो वो जो चीज़ है ना वो बड़ी गड़बड़ चीज़ है. जिसने मतलब आप कोई भी किताब पढ़ें, ये मैं जस्ट पब्लिक हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब ऐसे नहीं पढ़ना है. एग्जाम देने के मकसद से मत पढ़ना कभी भी. जब भी एग्जाम देने के मकसद से पढ़ोगे एक दिमाग में प्रेशर रहता है कि मुझे ये चीज़ याद रखनी है. Exactly. और जब वो प्रेशर रहता है ना तो 100% याद नहीं रहेगी. Yes. तो जस्ट रीड इट लाइक you're reading one of your manga. Exactly. In general जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो फिर for recreation तो फिर हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि हमें ये चीज़ याद रखनी है. And फिर उससे एक अच्छी रीड वैल्यू भी आ जाती है because you don't remember everything. And second read में तुम्हें कुछ नई डिटेल्स दिखती हैं and you're like हाँ ये बुक बाद में भी कभी रीड हो सकती है. तो फिर पार्क पे काइंड ऑफ ऐसे अप्रोच करना इंटरेस्टिंग रहता है कम से कम. अभी I cannot afford that, but जब इनिशियली पढ़ी थी it was quite interesting. Parks actually बाकी बुक से ज़्यादा सेंस बनाती है. What I mean is कि like वो See, it is not for writing answers. This book is not for writing answers. Yes. This is just for a general perusal of the subject. Yes. That it is that sort of a book. मैंने देखा है ना यूजुअली. अच्छा, बचपन में भी तुम लोगों ने किया होगा, स्कूल में करवाते थे कि कभी कोई किताब पढ़ रहे हैं जो मे बी योर रीडिंग लेवल से थोड़ी ऊपर है, तो टीचर जो होते थे हमें कहते थे डिक्शनरी साथ लेके बैठो. करवाते थे ना. पार्क के साथ क्या है, इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे आएंगे जो वो कहीं एक्सप्लेन नहीं करेगा बट वो बता देगा. सो इट लाइज ऑन अस कि हम उसको जाके सर्च करें. सो इस बुक से ये बुक जो थी ना, दिस मेड मी सर्च मोर स्टफ, रीड अबाउट मोर स्टफ इन अदर बुक्स, मे बी ऑन इंटरनेट. तो इसलिए आई स्टिल एंजॉय रीडिंग दिस बुक बिकॉज एवरी स्टिल नाउ अभी मेरे पास पता नहीं कितने 6-7 एडिशंस हो गए होंगे इसके. लेकिन अभी भी जब भी पढ़ती हूँ तब भी ये लगता है कि हाँ कुछ ये नया है, ये मैंने नहीं पढ़ा. सो या तो मैम कम्युनिटी मेडिसिन में आने से पहले यू स्पेंड सम टाइम इन सर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक्स. yes. वो कैसा था? जब मैंने यूजी कंप्लीट किया तो आई गेव सम एग्जाम्स बट आई वाज नॉट लाइक वेरी, आई हैड नॉट थॉट अबाउट इट कि अभी करना भी है कुछ की नहीं, कि पीजी नहीं करना है. मतलब दैट वाज आल्सो इन बैक ऑफ माय माइंड. आई डिडंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि मैं अब प्रेशर में अपनी हालत देख चुकी थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर MBBS. जब मैंने 12th किया था तो दैट वाज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर मी. आई कुडंट हैंडल दैट सॉर्ट ऑफ प्रेशर. तो तब भी मैंने सोचा नहीं था. मैंने ये सोचा था कि चलो देखते हैं क्या होगा आगे. तो थोड़ा वो जो सब जाकर दिल्ली में प्रेप करते हैं वो वाला भी मैंने कर लिया था. और मैं दिल्ली में इतनी परेशान हो गई थी बिकॉज इट्स टू लाउड for me. It was too loud and noisy. Yes. The city doesn't sleep and I needed my rest because I'm used to Dehradun. Yes. So I ran away. मैं वापस यहीं पर आ गई और फिर ये सोचा कि क्या करना है, घर तो नहीं रहना है, कुछ करते रहना है. तो I joined my alma mater. मैंने वापस वहीं कदम उठाए और अपने HOD से बात करी. उनसे सर डू यू नीड समबडी, आई एम रेडी टू वर्क. तो 2-3 डिपार्टमेंट्स वर प्रिटी हैप्पी कि हाँ चलो. मेडिसिन नहीं जाना था मुझे मैं वहाँ का हालत देख चुकी थी तो मुझे वहाँ नहीं जाना था. तो आज लाइक कि मेडिसिन छोड़ के और कोई भी ब्रांच चलेगी. तो मैंने 2-3 जगह बात करी एंड कुछ टीचर्स की मैं फेवरेट रही थी वहाँ पर, स्पेशली जो सर्जरी HOD थे उस टाइम पे एंड ऑर्थोपेडिक्स HOD थे. तो बिकॉज आई रियली एंजॉयड द वे दे टॉट मी.
तो मैंने दोनों जगह बात की, दे वर वेरी हैप्पी. सो पहली बार जो मैंने सेलेक्ट किया था टू वर्क, वो मैंने सर्जरी का जो डिपार्टमेंट था वो सिलेक्ट किया. तो मैं यूनिट 1 के अंडर GR1 बनकर वहाँ पर गई थी. आई वॉज दी ओनली गर्ल इन द होल डिपार्टमेंट. और मेरे बाद आई थिंक वी हैड अ प्लास्टिक सर्जन ज्वाइनिंग इन हु वाज आल्सो अ वुमन. तो तब तक मैं ही अकेली थी वहाँ पर. तो वहाँ का एक्सपीरियंस जो है, उसके बाद मैंने 1 साल करने के बाद फिर मैंने ऑर्थोपेडिक्स में ट्रांसफर लिया था. तो वो वाला जो एक्सपीरियंस था, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ, बिकॉज वो मैंने ना बिना प्रेशर के एंजॉय किया है. मैंने तो पीजी के बारे में कुछ बहुत सीरियसली सोचा नहीं था कि क्या करना है. मैं पढ़ रही थी बट मैं इतने कुछ मूड में नहीं थी कि क्या करना है. और यूजी का प्रेशर हट चुका था, MBBS ख़त्म हो चुकी थी. एंड तो मैंने यही सोचा था चलो लाइफ एंजॉय करते हैं थोड़ी. तो सर्जरी से ज़्यादा और कोई इंजॉयबल जगह मुझे नहीं लगी वाकई. जो जाते ही पहले दिन तो मुझे डांट पड़ गई थी, बिकॉज मुझे शेड्यूल्स नहीं पता थे. तब मैं यूजी ही थी, ज़्यादा शेड्यूल्स नहीं पता थे. और जाकर वहाँ जो डांट पड़ी अंडर ग्रेजुएट्स के सामने, वार्ड बॉय के सामने, नर्सिंग स्टाफ, पहले दिन ही पड़ गई कि शेड्यूल भी नहीं पता है और रात भर आप गायब रही. आज हमारा उस दिन हमारा डे था, सर्जरी का यूनिट 1 का डे था. तो उसके बाद थोड़ा सा होश आ गया कि थोड़ा ढंग से काम करना है. तो मेरा जो एक्सपोजर था इससे पहले, वर्क एक्सपोजर अच्छा रहा था सब में, बिकॉज मेरी इंटर्नशिप बड़ी रिगरस थी. मतलब पहली पोस्टिंग जो थी, फर्स्ट पोस्टिंग खत्म कर दी, इमरजेंसी में लगी थी और फर्स्ट डे से काम पर लगा दिया था. एंड मैम यू वर आल्सो द फर्स्ट बैच. वी वर आल्सो द फर्स्ट बैच. तो वही 8, मतलब हमारी मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8 टू मॉर्निंग 8 वाली शिफ्ट्स पहली बार जाते ही लग गई थी. एंड वी वर एक्सपेक्टेड टू लाइक गिव इंजेक्शंस, टू पुट ऑन IV लाइन्स, टू गिव स्टिचेस द फर्स्ट डे. और तो पहले तो हाथ कांपे थे थोड़े, क्योंकि मैंने यूजी टाइम में पढ़ा था, करा नहीं था. बट द स्टाफ वॉज सो गुड ना, जो नर्सिंग स्टाफ थे उन्होंने हाथ पकड़ के करवाया. एंड दे वर नॉट एटलीस्ट, मतलब इतने अच्छे से करवाते थे, आपको कभी भी शर्मिंदा महसूस नहीं होने देते थे कि आपको नहीं आता है. आपको पेशेंट दिखाते थे, आपसे ट्राई करवाते थे, नहीं होता था तो अकेले में ले जाकर समझाते थे आपने गलती क्या करी. बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है. और मतलब अभी भी मेरी उन लोगों के साथ जो बातचीत है अभी भी उतनी ही अच्छे से होती है. एंड आई रिमेंबर द होल स्टाफ. और अभी भी जाती हूँ वहाँ पर गुरु राम राय में तो उतना ही प्यारा वेलकम मिलता है. तो बहुत उन्होंने हाथ पकड़ कर मुझे सिखाया था. तो इंटर्नशिप मेरी बड़ी थरो गई थी, इसलिए आई वॉज वेरी प्रिटी गुड एट अ लॉट ऑफ थिंग्स, सर्जिकल थिंग्स तो स्पेशली, क्योंकि इमरजेंसी की पोस्टिंग बहुत अच्छी गई थी. तो इसलिए आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट. तो 1-2 दिन की थोड़ी सी हिचकी थी वो, जो मुझे डांट वांट पड़ी थी. बट देन मुझे आदत पड़ गई काम करना कैसे है. तो इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे, बी इट वर्किंग इन दी माइनर ओटी में. माइनर ओटी भी वहाँ पर संभालती थी, सेप्टिक वार्ड में मुझे ही देखना होता था. एंड बाकी राउंड्स पे भी पेशेंट्स, इमरजेंसी के पेशेंट्स भी देखने होते थे. तो इट वॉज अ वेरी फन टाइम इंटरैक्टिंग विद दी SRs, सीनियर्स से डांट खाना, केसेस को सुबह प्रेप करना, ओटी में शिफ्ट करवाना. आई मीन आई स्टिल डू मिस दैट समटाइम्स. प्रिटी एक्टिव लाइफ. तो उसमें बड़े अच्छे से एनेक्डोट्स या बड़े छोटे प्यारे से इंसिडेंसेस निकल के आते हैं. लाइक आई रिमेंबर बीइंग किक्ड बाय माय पेशेंट्स अ लॉट. तो व्हाई इज दैट? तो कई बार ना पनिशमेंट जब आपको सीनियर्स को देनी होती है ना, तो आपको ऐसा टास्क पकड़ाते हैं जो और कोई करने को तैयार नहीं होता. तो मुझे मैनुअल इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल्स करना पड़ा. तो ये मेरा उस दिन का पनिशमेंट था. आई डोंट नो मैंने क्या किया था, मुझे खुद भी याद नहीं. बट जो मेरे फैकल्टी थे उन्होंने बहुत प्यार से बोले. वो हमेशा बहुत प्यार से बोलते थे, आपको लगता नहीं था डांट रहे हैं. वो जब काम हो जाता था देन आपको रियलाइज होता था ये मेरा पनिशमेंट था. तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला, बेटा ये जो देवी जी हैं या माता जी हैं, ये अंदर एक लेटी हुई हैं वार्ड में, अंदर वाले कमरे में, तुम जाओ और ज़रा इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल्स कर दो. मैं थोड़ी देर, तो मुझे समझ नहीं आया क्या करना है. एंड मैंने सिस्टर जी का हाथ पकड़ा और हम दोनों वहाँ पहुँचे. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि माता जी एनिमा नहीं लगाने दे रही हैं और हमें हाथ से काम करना पड़ेगा. और एवरीबडी वॉज हॉरिफाइड. आई जस्ट कुड नॉट कंट्रोल माई लाफ्टर एट दैट. तो मैंने कहा बहुत अच्छा पनिशमेंट मिला, वेरी गुड. इट वॉज इवनिंग, डिनर से पहले का टाइम था और मेरी उसके बाद खाने की इच्छा मर गई थी डेफिनेटली. तो आई रिमेंबर माता जी को जो था डिमेंशिया था. और तो इट मेड द सिचुएशन इवन मोर डिफिकल्ट. तो उनकी फैमिली जो थी साथ में आने को तैयार भी नहीं हो रही थी.
बिकॉज वो थोड़ा आई डोंट नो शर्मा रहे थे कि घबरा रहे थे कि क्या बात थी. तो मैं और एक सिस्टर जी थे जिन्होंने उनको फीमेल वार्ड में हैंडल किया. और जो उनसे प्रसाद माता जी से मिला इवैक्यूएशन के अलावा वो थी ज़बरदस्त तगड़ी किक. जब मैंने पहली बार उनको अप्रोच किया तो ऐसी किक पड़ी जो मैं वापस जाकर पीछे जाकर दरवाजे पर लग गई. सो वी कुड नॉट गिव हर एनीथिंग विदाउट कंसेंट. इट वाज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना. बट कैसे कैसे करके उनको समझा कर हमने उनका इवैक्यूएशन किया. तो ऐसी जो एनेक्डोट्स होते हैं ये हमेशा लाइफ के लिए याद रह जाते हैं. मेरा जैसे पहला जो डीएनई हो गया या फिर पहले हमने जो कोई भी सिस्ट निकाला मैंने, ऐसे ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंसेस होते हैं. ओटी में जो पहला केस किया था, तो ऐसी चीज़ें बहुत याद रह जाती हैं. एंड अभी भी मतलब उन चीज़ों से ना उनको याद कर कर आई रियली फील वेरी हैप्पी. इट वाज अ गुड टाइम. आई वुड एक्चुअली से कि मेडिकल जितने भी पर्सनल होता है उनका जो डेफिनेशन ऑफ फन होती है वो किसी की हो जाती है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फन ईयर ऑफ योर लाइफ बिकॉज आई एंजॉयड वर्किंग देयर इन द वार्ड ना. मैं बड़े मन से काम करा करती थी. मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे थे और बहुत सिखाते थे यार. वो हाथ पकड़ पकड़ के सिखाते थे और उनको बिल्कुल डर नहीं लगता था कि ये कुछ गड़बड़ कर देगी. तो वो कुछ भी होता था डाल देते थे कि हम पीछे खड़े हैं तो कर. तो मैंने तो केवल एमबीबीएस किया था यार. मैं तो पीजी भी नहीं थी. तो इट वाज रियली काइंड ऑफ देम टू टीच मी एवरीथिंग दे न्यू. तो वो पूरा मुझसे प्रिस्क्रिप्शन भी तुम लिखो, तुम देखो पेशेंट को, फिर ये अगर कुछ प्रोसीजर करना है हम खड़े हैं पीछे, तुम करना शुरू करो, हम पीछे से देख रहे हैं. तुम वॉश इन हो जाओ, हम पीछे से देख रहे हैं तुमको, कुछ नहीं होगा, हम आ जाएंगे कुछ करना होगा. तो वो जो कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझ में, मतलब मुझे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम तक. तो कोई आप में कॉन्फिडेंस शो करता है ना, बात ही अलग होती है उसकी. दिस पर्सन बिलीव्स इन मी. तो दैट वाज अ ह्यूज बूस्ट फॉर मी कि मैं अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं करती. दिस पर्सन ही इज सो सीनियर टू मी एंड येट ही बिलीव्स इन मी दैट आई विल बी एबल टू डू दैट थिंग. तो वो एक अलग ही एक जो होता है आपको कॉन्फिडेंस देता है. तो ये मेरे साथ सेम दोनों में हुआ, चाहे वो ऑर्थोपीडिक्स में हो चाहे वो सर्जरी में हो. दोनों जगह जो थे फैकल्टी जो थे वो बड़े सपोर्टिव थे. और इसलिए आई रियली एंजॉयड दैट टाइम. सो मैम क्या मतलब सर्जरी वार्ड में ऑर्थोपेडिक्स वार्ड में काम करते हुए वर यू एवर मार्जिनलाइज्ड एज अ वुमन बाय पेशेंट्स? देखो बाय डिफॉल्ट मैं सिस्टर जी थी जब तक उन्हें पता नहीं था मैं कौन हूँ, है ना. Yes, ma'am. तो जब अगर मैं ओपीडी में बैठी हूँ देन इट्स अनदर मैटर, क्योंकि मैं अपने सीनियर के साथ बैठी होती थी. तब वो दे यूज्ड टू अज्यूम कि हाँ ये डॉक्टर ही होगी, यहाँ ऐसे बैठी है क्योंकि. बट वार्ड में जाकर हाँ जो एक्सपीरियंस, चाहे वो हिस्ट्री टेकिंग में हो, आप खुद देखें अपने वार्ड में, देखना कभी गर्ल्स Exactly. जब लेंगे उनको देखना, ऑब्जर्व करना. तो जो पेशेंट हैं या चाहे जो उनके केयर टेकर हैं, जो उनके मुंह से पहला वर्ड निकलता था वो था सिस्टर जी. तो शुरू में तो हम लोग थोड़े से इरिटेट हो जाते थे एज अ स्टूडेंट. शुरू में लगता था यार, क्योंकि तब ऐसा था हम एमबीएस कर रहे हैं, आप हमको सिस्टर जी बोल रहे हैं. बट फिर जब जॉब करना शुरू किया तो लगा कि हाउ डज दैट मैटर, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, है ना. तो जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग तो उनको रियलाइज़ होता था नहीं ये सिस्टर जी नहीं है, शी इज़ अ डॉक्टर. तो हाँ, तो ये वाला जो था पेशेंट और केयर टेकर से काफ़ी हम लोग फेस करा करते थे. गर्ल्स अभी भी फेस करती है. तो सिस्टर जी जो है वो सब लड़कियां बताएंगी, किसी से भी पूछना, उनका जो पहला उनका संबोधन होता है उनके लिए वो सिस्टर जी ही निकलता है. तो यस दैट irks us, but yeah we get used to it. Okay. तो मैम जैसे हमारा कम्युनिटी मेडिसिन का नाम होता था सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन या प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन. तो इस सीएम की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रिसेंट ईयर्स में हमने देखी है, ऑब्वियसली कोविड टाइम में, बिकॉज प्रिवेंटिव मेजर्स इतने ज़्यादा पब्लिक आई में आए हैं, फॉर एग्जांपल मास्क या फिर वैक्सीनेशंस. तो मैम इन जनरल आपको क्या लगता है कि लाइक प्रिवेंटिव मेडिसिन करंट मेडिकल फील्ड में या डॉक्टर्स के लिए उनके कितने इंपॉर्टेंट है, एंड क्या वो अंडर अप्रिशिएटेड है कि नहीं? See, under appreciation, yes, because, and I think this is also partly a fault of the person who's practicing this particular field. Underestimate करना खुद को, है ना, या फिर अपने आप को थोड़ा कम समझना दूसरों से, बिकॉज आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग इन एन ओपीडी या मतलब आई एम नॉट इन एन ओटी राइट नाउ. तो यस, ये एक तरीके से जो हम खुद इसके प्रैक्टिशनर्स हैं पब्लिक हेल्थ के, ये हमारी भी एक तरीके से गलती रही है. एंड
अगर आप ना हिस्ट्री देखो, लाइक मेडिसिन की हिस्ट्री देखना शुरू करो, तो पब्लिक हेल्थ का शुरू से ही बहुत इंपॉर्टेंस रहा है ना। बहुत सारी ये जो पूरी इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी को अगर आप खोल के देखो, ये कभी नहीं पता चलती अगर जॉन स्नो hadn't worked on it, राइट। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं किया होता गोल्डन स्क्वायर डिस्ट्रिक्ट पर, अगर उन्होंने नहीं किया होता तो हम शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। उसके बाद ही जो था मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता चलने शुरू हुए थे, है ना। और दिस वाज बिफोर द माइक्रोस्कोप हैड बीन इन्वेंटेड। सो दिस वाज अ बिग थिंग फॉर अ पर्सन टू टेल यू दैट ये दिस इज नॉट बैड एयर, इफ इट इज ड्यू टू वाटर इट इज एक्चुअली अ जर्म इन द वाटर, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, एंड दिस वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ अ स्टडी, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी दैट दिस पर्सन हैड डन। तो इससे पहले भी बहुत बहुत हिस्ट्री रही है। अगर आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ में देखें तो द मैडनेस ऑफ पेंटर्स, बहुत सारे पेंटर्स थे, उनकी मैडनेस लेड की वजह से, ठीक है। या फिर माइनर्स में जो थे उनके जो ब्रीदिंग इशू होते थे, तब तक उनको न्यूमोकोनियोसिस नाम नहीं दिया गया था, नाम बाद में आया था। बट ये सब चीज़ें पढ़ते थे लोग, ठीक है। ये जब उन्होंने मल्टीपल लोगों को स्टडी किया तभी उन्होंने रियलाइज किया दिस एक्चुअली हैपेंस इन एवरीबडी हु इज डूइंग दैट सर्टेन जॉब और हु इज एक्सपोज टू दैट सर्टेन एलिमेंट। तो ये इसकी बात तो बहुत पुरानी है पब्लिक हेल्थ की, या प्रिवेंटिव मेडिसिन जिसे बोलेंगे। इसका जो नाम है या फिर इसका जो इम्पोर्टेंस रियलाइज जो करी गई है वो बहुत बाद में करी गई है। तो मेडिसिन एक्चुअली जो शुरू हुई थी वो शुरू ऐसे ही हुई थी, है ना। पब्लिक हेल्थ शुरू से है, इट इज़ देयर, इट इज़ ऑलवेज बीन देयर, बट उसको नाम देना टू इंस्कॉन्स इट्स टू इट्स राइटफुल प्लेस, वो बहुत बाद में हुआ है ना। एंड दिस हैज़ बीन, हम सभी का फॉल्ट रहा है इसमें, बी इट पीपल हु प्रैक्टिस इट, बी इट the medical practitioners who are sitting in an OPD or working in the OPD, who have not promoted preventive health, है ना। जिन्होंने सीधे सेकेंडरी प्रिवेंशन पर ही जो सीधे गए हैं, जिन्होंने प्राइमरी या प्राइमोडियल प्रिवेंशन को देखा तक नहीं है या किसी को ऑफर भी नहीं किया। तो हाँ, ये पार्शली हम सबकी इसमें मिस्टेक रही है। What was the second part? Sorry, I forgot about it. मैम की मैं वही था, ये रिसेंटली अभी प्रिवेंटिव मेजर्स हाँ, तो बिकॉज अब जो आउटब्रेक्स होने शुरू हुए हैं, ये पहले भी था। आपने स्पेनिश फ्लू वगैरह सब पढ़ा होगा, सब हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी है। तब भी था, तब भी सब लोगों ने प्रिवेंटिव मेजर्स किए थे, बट तब शायद इसका एवोल्यूशन इतना नहीं हुआ था एज अ सब्जेक्ट, बिकॉज 1920s में ही जो था इसके प्रॉपर डिपार्टमेंट सेटअप होने शुरू हुए थे वर्ल्ड वाइड, बी इट इन लंदन, इन यूएसए। यहाँ पर पहले ऑफिसेज सेटअप हुए थे प्रिवेंटिव मेडिसिन के, ये 1920s की ही बात है। तो तब तक ये इतना प्रेवलेंस नहीं था, सब्जेक्ट इतना ज़्यादा वेल नोन नहीं था। बट अब रिसेंट टाइम्स में धीरे धीरे जब जैसे जैसे हमें पता, हमने ये रियलाइज़ किया कि हम डिजीज़ेस को इरेडिकेट कर सकते हैं, जब हमें ये रियलाइजेशन हुआ है, हाँ, तब से प्रिवेंटिव मेडिसिन का जो इस पर फोकस है बढ़ता चला गया है। स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन पॉसिबल नहीं होता अगर प्रिवेंटिव मेडिसिन पीछे काम नहीं करती। पोलियो का एलिमिनेशन जो है, इंडिया जैसी कंट्री में, इंडिया वी आर ह्यूज नेशन, चाइना, हम ऐसी कंट्री से हमने पोलियो को एलिमिनेट किया है। दिस ऑल हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन ओनली। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इतना बड़ा प्रोग्राम मैनेज करना, इट इज़ अ ह्यूज टास्क। इतना अच्छा प्रोग्राम जिसका लेगेसी अब हम मीजल्स और रूबेला के लिए पास ऑन कर रहे हैं। सो यस, डेफिनेटली जब से हमने ये चीज़ें रियलाइज़ करनी शुरू करी हैं कि देयर आर थिंग्स दैट कैन बी प्रिवेंटेड बिफोर हैपनिंग और वी कैन टोटली रिमूव देम फ्रॉम आवर वर्ल्ड, तब से जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन ने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मोमेंटम गेन किया है। एंड स्पेशली लास्ट 2 to 3 years, जब से वी आर फेसिंग दिस पैंडेमिक, this has brought us preventive medicine people into limelight. People are like hanging on to their words कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में क्या बोल रहे हैं, आर रिप्रोडक्टिव नंबर के बारे में क्या बोल रहे हैं, तो people are hanging on to our words. तो yes, I think this sort of has been a huge propeller in this has propelled, COVID has propelled public health into limelight. तो मैम जैसे अभी हमने पोलियो और मीजल्स और रूबेला इन सब की बात की, स्मॉल पॉक्स के एरेडिकेशन की बात की, तो मैम इसमें जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है और हेल्थ केयर है, वो कितना ज़्यादा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सी, हेल्थ जो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खाली स्टेट की कभी भी नहीं होती, है ना।
अगर आपने Exactly. पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव रेड दैट कि जो ये हेल्थ है ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और स्टेट State. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. Yes. Yes. So everybody has their own part to play. If government is providing a service but people are not ready to accept it, तो वो नहीं चल पाएगी ना सर्विस, एक्सेप्ट ही नहीं होगी ना, है ना. तो इसलिए देखो रोल सबका है पब्लिक हेल्थ में, एवरीबडी हैज टू प्ले अ रोल, है ना. कम्युनिटी मेडिसिन इसलिए इसका नाम है ना, बिकॉज नॉट जस्ट पीपल हु आर वर्किंग, पीपल हु आर इन द कम्युनिटी आल्सो हैव अ पार्ट टू प्ले. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग वैक्सीन्स, वो Exactly. वैक्सीनेट नहीं हो रहे हैं. एग्जैक्टली. तो आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी बट जब कोई बेनिफिशियरी ही नहीं है तो सर्विस का क्या होगा, है ना. Exactly. तो गवर्नमेंट का जितना रोल है ना उतना रोल ही, उतना जो पार्टनरशिप है वो पब्लिक की भी है ना. तो ये दोनों की पार्टनरशिप से ही ये सब्जेक्ट आगे, मतलब ये जो मेडिसिन है, प्रिवेंटिव मेडिसिन है, ये वर्क करती है. सो इफ माय कम्युनिटी इज नॉट कोऑपरेटिंग आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प देम, है ना. मैं इंडिविजुअल पर्सन को के साथ आर्ग्यू कर सकती हूँ, उसको समझा सकती हूँ, बट टू टेक अ कम्युनिटी एज अ होल, उसको पूरे को समझाना, ठीक है, उनके स्टेक होल्डर्स से मिलना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सारे स्टेक होल्डर्स से मिलना, उनके बेनिफिशरीज को समझाना, उनको उनकी सर्विसेज, उनको उनके रोल समझाना. अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना, इट इज़ जस्ट नॉट लाइक कि गवर्नमेंट ऐसे ही लॉन्च कर देती है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क जो हम लोग रियलाइज़ नहीं करते शुरू में ना, एज अ कॉमन मैन हम लोग रियलाइज़ नहीं करते कि उस चीज़ पर प्रोजेक्ट बनाने से पहले गवर्नमेंट को कितना टाइम लगा होगा टू सर्च द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर दैट, एक्चुअली कितना बड़ा इशू है ना. तो सर्वेस करे होंगे तब जाकर वो उस जगह का हेल्थ इशू पता चला होगा. फिर उन्होंने टीम बनाई होगी, राइट, रिसोर्सेज ढूंढे होंगे, स्टेक होल्डर्स के इंटरव्यूज लिए होंगे, उनसे इनके इश्यूज पूछे होंगे, पूछा होगा कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपको वो सर्विस लेने से रोकती हैं या आपको वो हेल्थ स्टेट अचीव करने से रोकती हैं. तो बिहाइंड द सीन्स जो प्रिपरेशन होती है ना वो बहुत बड़ी होती है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स की. तो इसलिए गवर्नमेंट का बड़ा मेजर रोल रहता है इसको बनाने में, है ना. तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट इज इन्वॉल्व्ड एंड बट ये जो सारी जो मेहनत है ना, इस पर पानी फिर जाएगा अगर इसे कंज्यूम करने वाला कोई नहीं होगा, है ना. तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बोलूँगी कि दोनों की ही है इसमें, पब्लिक की भी और गवर्नमेंट की भी. तो मैम इसमें इंडिया कितना अच्छा कर रहा है? सी हम लोग ना बहुत सारे स्केल्स पर बहुत पीछे हैं, ठीक है. चाहे वो यूटिलाइजेशन हो सर्विसेज का, है ना, चाहे वो प्रोविजन ही हो सर्विसेज का, चाहे वो हमारा कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम हेल्थ केयर में डालते हैं, इंडिया बहुत पीछे है उसमें. मतलब वी आर अ ह्यूज कंट्री व्हेन इट कम्स टू द इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. वी आर द सेकंड लार्जेस्ट साइज में, तो हम 17th ही हैं. बट जितना हम जितने टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट जितने टैक्सेस कलेक्ट कर रही है, जितना हमारा वैसे भी जीडीपी हो रहा है, उसमें से बहुत ही माइनर परसेंट है जो हेल्थ में जाता है. और अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, आप खुद सोचें, अगर आपका जो वर्क फोर्स है, इंडिया के पास अभी प्लस पॉइंट क्या है हमारे पास, हम डेमोग्राफिक विंडो में हैं. हमारे पास यंग पॉपुलेशन काफ़ी सारी है. हम जापान या चाइना की तरह बूढ़े नहीं हुए हैं और ना ही हमारे पास बहुत छोटी पॉपुलेशन है यंग, लेकिन हमारे पास वर्क फोर्स भी अच्छी खासी है. और अगर हम उसी को यूटिलाइज नहीं करें, इफ़ वी आर लेटिंग देम फॉल सिक, more than 45 to 50% of people in India suffer from anemia. Anemia के repercussions आपको पता ही है. You cannot work. You are tired all the time. You don't want to work, right? So if you're not keeping that population healthy, how do you expect to excel? आप खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो अगर आप वो जो विंडो जनरेट हुआ है उसको यूज़ नहीं कर रहे हो. तो इंडिया although we are trying, see बहुत बड़े अच्छे प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं and definitely it is commendable. Providing health insurance to the second largest country in the world is not a small task. Yes, sir. The government of India is offering free services, nearly free services. PHC, CHC की nearly free होती है. It is not much to everybody who's in the country. Yes. And more than 50% people, nearly 50% can avail the Ayushman Bharat scheme, है ना. और स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी तरफ से और इंसेंटिव्स दे रही हैं. सो प्रोवाइड तो बहुत करा जा रहा है, बट रिसोर्स देखो, क्या बोलूँगी मैं इनको, बहुत सारे रास्ते में रुकावटें भी बहुत सारी हैं, ठीक है. सबसे बड़ा जो रुकावट आ जाती है वो तो हमारा अपना साइज़ है ना. दूसरा है हमारे में जो पब्लिक अवेयरनेस है ना वो बहुत कम है. बिकॉज इंडिया में
हर जगह इंटरनेट रीच नहीं करता, न्यूज़पेपर्स भी हर जगह सेम डे नहीं पहुंचते, है ना, और लोग तो पहुंच ही नहीं पाते. आई हैव कलीग्स, मेरे बैचमेट्स थे जो मुझे बताते थे उनकी रिमोट एरियाज में सर्विसेज लगती थी, अभी भी हैं, दे वर्क इन रिमोट एरियाज, तो पैदल जाते हैं वो लोग, पैदल जाते हैं अभी भी. दे आर डॉक्टर्स, मैं ये नहीं बोलूँगी नर्सिंग डॉक्टर्स हैं, वो पैदल जा रहे हैं अभी भी, जस्ट बिकॉज दे हैव टू प्रोवाइड अ सर्विस. तो लोगों के साथ ही इतनी ज़्यादा रुकावटें हैं कि वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आपको याद होगा, शायद आपकी क्लास भी ली होगी इस बारे में, जो MMR और IMR क्यों हमारा जो है डिक्रीज नहीं हो पा रहा है ना, क्या डिलेज हैं, शायद हमने कभी डिलेज की बात करी Yes, है ना, डिलेज 4 डिलेज की बात करी 4 होगी. delays. तो ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज को अवेल करने वाले जो ये डिलेज होते हैं ना, ये हर जगह हो रहे हैं, है ना. तो जैसे हम MMR और IMR के लिए हम लोगों ने बहुत प्रिपेयर्डनेस और कॉम्प्लिकेशन रेडीनेस रखी है, वैसे ही ना हर लेवल पर आई थिंक एक ऐसा इमरजेंसी प्लान होना चाहिए टू रीच आउट टू पीपल, टू मेक दैट सर्विस अवेलेबल टू देम. जैसे मैम एक यहाँ पे है कि अब ये जो हेलीकॉप्टर का हो गया, जैसे हमारे इधर तो हेलीपैड है, और उस दिन हम लोग जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया, वी सॉ हेलीकॉप्टर लैंडिंग, तो वहाँ से आया था पौड़ी गढ़वाल, हाँ पौड़ी गढ़वाल से आया था. तो लाइक मतलब दैट इज एन एग्जाम्पल, कि कैसे आप हेल्थ केयर पहुँचा रहे हो, राइट. बट बस ये इशू ये आ जाता है कि ये कब तक कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, है ना. Obviously that patient could afford this. हाँ, तो ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता, है ना. तो एयर एम्बुलेंस जो है हर किसी के लिए, दिस इज नॉट अवेलेबल एट CHC लेवल, या हमारे लिए ये रिसोर्सेज इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं. तो वी डू हैव टू फाइंड आउट अ वे हाउ टू वर्क अराउंड इट, है ना. तो इसलिए वी हैव टू गो आउट इन द कम्युनिटी, गो आउट टू पीपल एंड वर्क विद देम. हमें खुद से ही जाना होगा, बिकॉज शायद वो लोग हमारे तक नहीं आ पाएंगे, तो कोशिश हमारी ही रहनी चाहिए. So ma'am, do you think कि in your opinion कि maybe गवर्नमेंट को ज़्यादा फंडिंग देनी चाहिए इधर? डेफिनेटली हेल्थ केयर फंडिंग जो है, मैंने बताया भी था, बहुत, इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जो हमारी सबसे वन ऑफ द कंट्रीज जिसमें सबसे कम GDP का पोर्शन हम हेल्थ केयर के लिए दे रहे हैं. ड्यूरिंग द पास्ट पैंडेमिक, अभी जो लास्ट ईयर गया है, नियरली अप टू 18 to 20% of GDP has been given for healthcare services, not in India but in developed nations. उन लोगों ने दिया है, और हम अभी भी वहीं अटके हैं. तो ये बड़ी अजीब सी बात है. देयर आर सो मेनी टैक्स पेयर्स इन द कंट्री, रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट हो जाता है, हमारा GDP कोई बहुत छोटा नहीं है, बट स्टिल दैट मनी इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. जो लोगों तक वापस पहुंच जानी चाहिए थी, क्यों गवर्नमेंट क्यों रन कर रही है, इसलिए तो रन कर रही है ना, दैट इज व्हाई दे आर कलेक्टिंग टैक्सेस. और क्या होना है इसका, वो लोगों के लिए ही हो रहा है. दिस इज जो हमारे कंट्री का मोटो यही तो है, वी हैव टू डिलीवर इट बैक टू पीपल. तो जो रोड्स बनानी है, हमें डिलेज कम ही तो करना है ना, तो गवर्नमेंट को रोड्स और बनानी है. अभी हमें एकदम रिमोट एरियाज तक पहुंचना है, हमें और डॉक्टर्स, हमें हेल्थ केयर कैडर और बड़ा करना है. वी नीड मोर नर्सेज, वी नीड मोर डॉक्टर्स, वी नीड मोर स्पेशलिस्ट्स टू टेक केयर ऑफ पीपल, एंड वी नीड मोर डेडिकेटेड पीपल टू डू. मैम जो स्पेशलिस्ट वाला चीज़ है, इसमें एक ये रहता है कि बहुत सारे जो मतलब एक ये बात होती है कि हमें बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट्स चाहिए, हमें बहुत सारे MBBS डॉक्टर्स चाहिए रादर देन स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट, क्योंकि वो ही हैं जो रूरल सेक्टर में जाके एक्चुअली काम करते हैं. सी ये ना एक्चुअली पुराना सेटअप जो हुआ करता था, दैट वाज प्रीटी गुड, जहाँ पे एक फैमिली डॉक्टर हुआ करता था, एंड द फर्स्ट थिंग यू यूज्ड टू डू इज, आप सुपर स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते थे, आप पहले अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करते थे और उसके रेफरेंस पर आप आगे जाते थे, है ना. तो ये वाला जो सिस्टम है ना, समहाउ इज डाइंग आउट इन इंडिया. आई एम सीइंग कि कम हो गया है बहुत, जो ये ट्रेंड है ना, हम लोग सीधे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में पहुंच जाते हैं. तो जो आपका जो फैमिली डॉक्टर है वो कहीं खो गया है ऐसे में, है ना, जो आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता था, जो आपको आपकी फैमिली को इन एंड आउट जानता था. दैट इज गेटिंग लॉस्ट समवेयर. तो व्हाट वाज द क्वेश्चन, सॉरी. नहीं मैम, मैं ये पूछ रहा था कि स्पेशलिस्ट होना कितना जरूरी है. देखो, प्राइमरी हेल्थ केयर हमारी नीड है कंट्री की. एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. सुपर स्पेशलिटी बाद में आएगी, है ना. प्राइमरी हेल्थ पहले आप वो तो पहुंचाओ. देयर आर एरियाज इन इंडिया वेयर देयर इज नो डॉक्टर, है ना, कोई डॉक्टर ही नहीं है वहाँ पर. आप
जस्ट टेलीमेडिसिन या इसके थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, वो चलो अब पहुंचने लगी है बिकॉज इंटरनेट है और फोन्स आ गए हैं, सब जगह कनेक्शन पहुंच जाता है. बट आप पहले प्राइमरी हेल्थ केयर तो पहुंचाइए. आप छोटे छोटे आप कोल्ड एंड कॉफ, आप निमोनिया का ट्रीटमेंट तो दीजिए बच्चों में, है ना. आप डायरिया के लिए ORS तो दीजिए. उसके बाद हाँ हम बड़ी डिजीजेस पे पहुंचेंगे, उनके लिए हम आगे रेफर कर देंगे. देखो हर छोटे छोटे विलेज में एक मल्टी स्पेशलिटी बना के खड़ा नहीं किया जा सकता, बट हाँ उन ग्रुप ऑफ विलेजेस को एटलीस्ट इतनी प्राइमरी हेल्थ की दी जा सकती है कि वो बच्चे के निमोनिया के लिए भागकर किसी बड़े हॉस्पिटल ना पहुंचे, एटलीस्ट वहाँ से स्टार्ट हो जाए कि PHC या सब सेंटर से मैनेजमेंट स्टार्ट हो चुका है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले लोगों तक पहुंचना है. पहले छोटी छोटी वाली केयर हमें, ये जो है प्राइमरी हेल्थ केयर आगे तक पहुंचानी है, फिर सुपर स्पेशलिटी तो फिर आ जाएगी. बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि जो हमारा भी कल्चर हो गया कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं, एंड लाइक आई डोंट थिंक नोबडी ड्रीम्स ऑफ वर्किंग इन अ रूरल सेक्टर राइट नाउ. दैट इज वो विरले ही होते हैं. Yes. वो बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली वापस कम्युनिटी में जाके दे एग्जैक्टली बिकॉज दे हैव टू, मतलब उसमें प्रॉब्लम्स है, सिटी लाइफ नहीं है या इनकम कम है, गवर्नमेंट की तरफ से उतने ज़्यादा इंसेंटिव्स नहीं है. बिकॉज इतना ज़्यादा हेल्थ केयर को इंडिया में ना कमर्शलाइज करने की कोशिश में जो उन्होंने इसका बना दिया है ना, इतने हम पर रूल्स एंड कंज्यूमर एक्ट जैसी चीज़ें, मतलब कोई क्यों प्रैक्टिस करना चाहेगा. Why wouldn't I be comfortable in working in a multi speciality or a medical college जहाँ मुझे पता है मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी है, सब कॉलेज में मैनेज हो जाएगा, या सब वो हॉस्पिटल मेरे केसेस भी सब कुछ मैनेज हो जाएगा, मुझे टेंशन नहीं लेनी है. तो वो जो अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से इंसेंटिव्स दे, देखो ऐसा तो नहीं दे रही है, बट आप अगर फील्ड में जाकर आप एक्चुअली में जाके देखो ना, सैलरीज नहीं मिलती है ना. ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं ट्राई किया था, मैं रूरल एरिया में रही हूँ तो मैंने भी अप्रोच किया था, बट मुझे यही मेरे सीनियर्स ने बताकर मना कर दिया कि यार सैलरी ही नहीं मिलेगी, तू करेगी क्या, या तेरा सब तू सस्टेन नहीं कर पाएगी, बहुत ही कम मिल रहा है, यू वोंट बी एबल टू मैनेज. And somebody who has been living in a urban area for a long time, all of us, हम सब पढ़ते हैं मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादातर अच्छे urban areas में होते हैं ज़्यादातर, है ना, कुछ रूरल में भी होते हैं, but we are used to a certain type of life, aren't we, है ना. We want our internet, we want, हमें निर्बाध इंटरनेट चाहिए, कोई 24 घंटे चलना चाहिए, हमारा फ़ोन चल रहा है, हमारे पास वॉशिंग मशीन भी है, हमारे खाना बनकर, हमें सब कुछ चाहिए, है ना. तो वो सब जो है हम नहीं छोड़ पाते हैं, है ना. और अगर हमें मतलब इतना यार अंदर से बहुत कम लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ मुझे देश सेवा करनी है, वो बड़े कम लोग होते हैं, वो एक्चुअली करते भी हैं. तो हाँ अगर थोड़े इंसेंटिव्स मिल जाएं, आपको पता है कि आपको इसके बाद मे बी आपको CHC में बड़े अच्छे लेवल पे बैठा दिया जाएगा, या फिर जो है आपको सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, आपके बच्चों की स्कूलिंग का कुछ हो जाएगा, तो हाँ हम लोग सोच सकते हैं. तो वो जो रेस होती है ना PG की तरफ, वो शायद थोड़ी सी कम हो जाए, बिकॉज जो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है या गवर्नमेंट का जो सिस्टम है ना, वो इतना सपोर्टिव नहीं है फॉर मेडिकोज. अगर देखा जाए तो बड़ी जल्दी से केस हो जाते हैं हम पर, बड़ी जल्दी से कोई सुनाकर चल देता है, और हम बस खड़े देखते रह जाते हैं, कोई कुछ एक्शन नहीं लेता. रोज पिटाई हो जाती है, कुछ हो जाता है, आज ये हो गया, आज इस डॉक्टर को मार दिया, आज इस डॉक्टर के साथ पिटाई, बट कुछ एक्शन नहीं होता उनके खिलाफ. तो सब लोग ये सोचते हैं कि यार क्यों यहाँ भारत में भी काम करना, लेट्स गो टू अ बेटर प्लेस. में सब लोग PG का सोचते हैं, या वी वांट मोर कंफर्टेबल लाइफ, चलो PG का सोचते हैं. तो वो वाला जो अगर शायद फैमिली फिजिशियन वाला सिस्टम दोबारा से शुरू हो जाए तो मे बी दिस माइट वर्क. So ma'am, do you think कि प्राइवेटाइजेशन इस चीज़ को सॉल्व कर सकती है, और डू यू थिंक कि मे बी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए और फंडिंग, प्राइवेटाइजेशन का एग्जांपल एक अमेरिका. हाँ मतलब यार आई थिंक आप जो कह रहे हो ना फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ कंट्री ऑफ आवर साइज, है ना. US का लैंड भले ही ज़्यादा हो, उनके पास प्रोपोर्शन की पॉपुलेशन बहुत कम है ना, उनका GDP हाई है, वो लोग फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, उनका फिर भी अफोर्ड हो सकता है. बट फॉर अ कंट्री लाइक अस जहाँ इतने सारे लोग अभी BPL में आ रहे हैं, है ना, बहुत मतलब बड़ा ही दुखद अमाउंट उनको एक दिन का मिल पाता है. वो एक दिन का खाना अरेंज नहीं कर पाते. आप और मैं जो है, हम लोग तो बड़े आराम से, हमारे यहाँ बल्क में सब सामान आ जाता है, हम लोग ग्रोसरी से ले आते हैं, हम लोग एक बार देखते भी नहीं है कि हमने कितना स्पेंड किया, है ना. वहाँ हमारी कंट्री में ऐसे लोग भी रहते हैं जो लोग रोज का रोज सामान लाते हैं. आज इतना ही तेल आएगा, इतने ml, उनका इतना छोटा सा बॉटल होती है. अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, इधर नहीं आते थे पहले, यहाँ पे जो नीचे स्टोर हुआ करता था, आप लोग शायद पता नहीं तब थे कि नहीं, तो वहाँ पर
यहाँ पे एक नीचे स्टोर हुआ करता था, तो वहाँ से पीछे से जो बस्ती है वहाँ से बच्चे आया करते थे और वो इतनी छोटी वाली बॉटल लाते थे, मैं जो बिस्लरी की इतनी छोटी बॉटल होती है ना, यस मैम। वो उसमें तेल लेने आया करते थे, और वो उतने छोटे छोटे इतनी इतनी सी दाल और इतना इतना सा आटा और ऐसे लेके जाया करते थे। तो हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं। तो अगर आप प्राइवेटाइजेशन सोच रहे हो तो आप मुझे ये बताओ फिर वो कैसे अफोर्ड करेगा, है ना? तो जिसके लिए हमारी कंट्री में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, वो लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? मतलब मुझे तो सोच के बड़ी घबराहट होती है। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव अ रेयर डिजीज़, और मैं उसके साथ भी मैं अपनी लाइफ मैनेज करती हूँ बिकॉज मैं इतना कमा रही हूँ कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। आई कैन हैव अ ब्रेक, जब मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ मैं छुट्टी ले सकती हूँ। बट कैन यू एक्सपेक्ट द सेम फॉर अ पर्सन जो डेली वेजर है? नहीं कर सकते ना। उसके 4-5 बच्चे भी हैं, उसको घर का किराया भी देना है, उसको घर का सामान भी लाना है। प्राइवेटाइजेशन कर दोगे तो अब तक जो मिल रहा है वो तो नहीं कर पाएगा ना, उनके लिए तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि मतलब प्राइवेट सेक्टर क्यों करेगा? हाँ, गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट तो सर्विस प्रोवाइड करती है, हम उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बात कर सकते बेटर मोड जो रहता है फिर पीपीपी होता है कि पार्टनरशिप है, पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उनका हो तो पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए, बट उसमें करप्शन आ जाता है। हाँ वो तो करप्शन वाला तो आ ही जाता है। देखो ये तो फिर फैक्ट रहता है कि हेल्थ इज अ राइट, हाँ, बेसिक ह्यूमन राइट। एग्जैक्टली बेसिक ह्यूमन राइट। तो लाइक इंडिया इज अ सोशलिस्टिक स्टेट, तो कायदे से मिलना तो सबको चाहिए। एग्जैक्टली। बट हम इतने ओवरवेल्म्ड हैं बाय द नंबर ऑफ पीपल वी हैव, एंड थिंग्स आर नॉट सिस्टमैटिक इन आवर कंट्री, दे आर नॉट प्लान्ड। एक प्रोग्राम चल रहा है तो वैसा ही पैरेलल उसके जैसा वैसी सर्विसेज वाला प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, दोनों में पैसे आ रहे हैं। हाँ, तो ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? एक गवर्नमेंट आती है, वो कोई हाँ, कांग्रेस आती है, इंदिरा गांधी प्रोग्राम निकाल देते हैं। हाँ, तो बीजेपी आती है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्राम निकाल देते हैं, सेम प्रोग्राम। हाँ मतलब निकालो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, प्रोग्राम आप लोगों के लिए निकालें, प्लीज डू इट फॉर पीपल। बट आप पैरेलल प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, उनका भी चल रहा है, उनका भी चल रहा है, और मिलता किसी को कुछ भी नहीं है फाइनली। तो ये थोड़ी दुखद सी बात हो जाती है। तो मैम आखिर में मैं बस आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा हमसे बात करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा। एक तो तुम दोनों मेरे पास आए, आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, है ना, किसी भी लेवल पे कनेक्ट कर पाऊँ। मुझे लगता है अगर मैं मैसेज पास कर सकूँ तुम तक पहुँच पाए, वो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट होती है। तो क्लासेस में भी जब तुम में से कोई भी रिस्पॉन्ड करता है ना, आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट इलेटेड, ओह माय गॉड समबडी टॉक बैक इन माय क्लास। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप में से कोई रिप्लाई करता है। तो आप लोग मेरे पास तक आए ना, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी। आपने मुझे इसके लिए इतना वो समझा कि यस वी कैन गो एंड टॉक टू हर, so that was really that really honored me. So I thoroughly enjoyed our talk, and please continue this. Please follow their channel. This is an amazing channel. इन्होंने बहुत हाई बॉस जो है बहुत बढ़िया इन्होंने इसमें पॉडकास्ट रिलीज किए हैं, और सबको सुनिए, and I'm sure you'll enjoy listening to them. Thank you so much. Thank you so much. Okay.